जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पोषण। और पोषण में क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ पर आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से इस आपके प्यारे से चैनल पर 1K प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद में आगे आपको यहाँ से क्या क्या चीजें मिलने वाली है ये अलग एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बता दूंगा। सारी सिस्टेमेटिक और एकदम सिंपल वे में आपको हर चीज को बताया जाएगा, समझाया जाएगा और एक से एक कंटेंट आपको दिया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विटामिन। और विटामिन किसके अंदर आता है? पोषण के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है और प्रोटीन पढ़ा है और वसा पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीजें पढ़ी, बहुत बारीकी से पढ़ी है। और जो विटामिन वाला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि विटामिन, कई विटामिन ऐसे जिनकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से कोई ना कोई रोग होता है। ठीक है, तो किस विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो बीमारी है जिसके बारे में ज्यादा पूछते हैं, कौन सा विटामिन है जिसके बारे में ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ये आपको यहां पर क्लियर करूंगा और एक एक विटामिन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले बात करें विटामिन। तो विटामिन क्या है? ठीक है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का हमने देखा था, उसके बाद प्रोटीन का भी देखा, वसा का भी देखा, इसी टाइप से क्या है विटामिन। तो विटामिन है क्या? यहां पर थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके फिर बताऊंगा कि यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। अब उसके बाद में फिर पढ़ा प्रोटीन ये क्यों बता रहा अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर पढ़ा वसा और अब यहां पे पढ़ेंगे ये विटामिन। ठीक है, विटामिन। तो अब यहां पे इन तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा ये देख लें। ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये अलग अलग क्यों है, किस कारण से अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्यों लिखा? तो यहां पर हर किसी का काम अलग अलग है, इसलिए ये इनका नाम भी अलग है और इनके कार्य भी अलग है। ठीक है, चले सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की। तो ये हमें क्या मिलता है इससे, कार्बोहाइड्रेट से? तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है कौन? कार्बोहाइड्रेट, राइट। उसके बाद में फिर बात करें हम प्रोटीन का। तो प्रोटीन आपको किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। तो यहां पर प्रोटीन क्या काम करेगा? ये ऊर्जा नहीं देगा आपको। तो यहां पे लिख लें ऊर्जा नहीं देगा। पहली बात तो ये है कि यहां पे ऊर्जा लिखकर इसको क्रॉस कर ले ताकि आपको याद रहे, ये पिक्चर माइंड में रहे कि नहीं, प्रोटीन एनर्जी नहीं देता है। क्या करता है फिर? तो ये शरीर के विकास का कार्य करता है, शारीरिक विकास में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहां पे शारीरिक विकास में वृद्धि या शरीर की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, बस इसको केवल यहां पे ध्यान रखना है। ठीक, अब शरीर में शरीर का हर एक अंग आता है। ठीक है, हमारा बॉडी का लगभग 15% जो भाग है वो किससे बना है? तो प्रोटीन से बना है। इतना क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद यहां क्लियर है तो फिर देखें यहाँ पे वसा। तो वसा से हमें क्या मिलेगा? तो वसा से हमें एनर्जी ही मिलेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उसी टाइप से वसा से भी मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि ये बॉडी के अंदर जमा हुआ रहता है। जब हमें उपवास रखते हैं या फिर कहीं खाना नहीं मिल पाता है किसी को, तो वो जो एनर्जी है, जिसको खाना नहीं मिला उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनके अंदर जो वसा है, ठीक है, फैट है, उसमें जो ग्लूकोज वगैरह होता है, पदार्थ होता है, वो संचित होता है। ठीक है, उसी से क्या मिलता है? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंपल वे में जो वसा है वो ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक, तो इस तरीके से दो चीजें हैं, ऊर्जा देने का काम करेगी। और इसके बाद में आता है हमारा विटामिन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? विटामिन। तो विटामिन क्या काम करता है? तो सिंपल है, विटामिन किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें कि ये किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी या ऊर्जा नहीं देता है। तो ऊर्जा लिखकर इसको काट देना है ताकि आपको परमानेंटली याद रहे कि ये ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, कॉपी में से ही लिखना है। ठीक, सिंपल याद करना है। याद करने का सही तरीका ये है। ठीक है, बाकी रटने से कोई मतलब नहीं। किताब में लिसन में पूरा पढ़े जा रहे, रटे जा रहे, भूले जा रहे बार बार, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कॉपी में और उसको यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखें, अब विटामिन ऊर्जा नहीं देगा तो क्या करेगा? शरीर का विकास करेगा, शारीरिक वृद्धि करेगा। तो यहां पर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि भी ये नहीं करता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि भी नहीं करते। वृद्धि करने वाला कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, बालों का है या हाथों का है या शरीर की वृद्धि की बात करें तो प्रोटीन का काम है ये।
ठीक, अब इसके बाद बात करें ये, तो ये करता क्या है फिर, ना तो वृद्धि करेगा ना ही यहाँ पर ऊर्जा देगा, तो फिर क्या करता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, शरीर के अंदर होने वाले जितने भी प्रकार की जो रिएक्शंस है, रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उन रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल करना, उनको संचालित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो विटामिन करता है। याद रखना है, ठीक है, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं बॉडी के अंदर होती है, उन सभी क्रियाओं को मेंटेन कौन करेगा, विटामिन करेगा, उनको संचालित कौन करेगा, विटामिन करेगा। याद रहेगा। तो रासायनिक क्रियाओं का नियमन, यहां पे लिख दे रहा हूं रासायनिक नियमन भी बोल सकते हैं, ठीक है, नियमन। तो इस तरीके से यहां पे ये है, ठीक है। तो विटामिन का काम क्या है, यहां पे ध्यान से देख लेना है, सभी का अलग अलग काम है, ठीक है। एक कंपनी में 10 मान लो से की वर्कर है, 10 कर्मचारी है, तो सभी का अलग अलग काम होता है, बटावा होता है, ठीक है। इसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और विटामिन सबका काम अलग अलग है। बस ये है कि कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे जो वसा होती है, इनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना, लेकिन ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये एनर्जी को संचित करके रखता है बॉडी में, जब आवश्यकता पड़ती है तब जाके देता है, ठीक है। ये दोनों एनर्जी देते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है इन सभी को, ठीक। कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 पार्ट किसके, पोषण के, ठीक। अब यहां पर जितनी भी प्रकार की एग्जाम्स होती है हमारे एमपी में, इंडिया में, उन सभी में ये जो टॉपिक है ये कॉमन होता है और आता ही आता है हर एग्जाम में, ठीक है। अब एमपी पीएससी ले लो या फिर स्टेट पीएससी, किसी भी राज्य की पीसीएस एग्जाम को ले लो या फिर महिला बाल विकास से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसी निकलती है उस पर ले लो, तो सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो यहां पर यह हुआ कि विटामिन क्या है, इसके बारे में मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यहां पे बता दे रहा हूं कि ये एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। विटामिन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अब इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। कम मात्रा में भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि कम हुआ तो बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विटामिन का मेंटेन रहना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यह है, अब इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। कम आवश्यकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कम आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, ठीक है, विटामिन का। अब इसके बाद यहाँ पर ये हुआ, ठीक, क्या, विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में टोटल ये डिटेल में पूरा हमने बात की यहाँ पर। अब इसके बाद फिर देखें कि यहाँ पर ये जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया या फिर इसकी खोज कब हुई, विटामिन की खोज कब हुई, ठीक है। तो किसने की थी, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये फंक ने इनकी खोज की थी, फंक ने, ठीक है। अब फंक ने विटामिन की खोज की, कब की थी, तो यहाँ पे 1911, ठीक, 1911 में इसकी खोज की गई थी। लेकिन आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा 1912 ये भी मिलेगा, 1911 भी मिलेगा। ल्यूसेंट पढ़ोगे आपको 1911 मिलेगा और घटना चक्र पढ़ोगे तो उसमें 1912 मिलेगा, ठीक है। दूसरी बुक फिर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और मिल सकता है, बाकी कॉमन यहाँ पर ये है कि 1911 है और 12, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन में कोई भी दिखे आपको तो टिक मार देना है, क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें कि जो विटामिन होते हैं, इन विटामिन के टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन के प्रकार कितने हैं, तो देखें यहां पर कितने हैं। यहां पे मुख्यतः जो होते हैं, मुख्यतः इनके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 6 प्रकार होते हैं। कितने, 6 प्रकार के, ठीक है। अब 6 कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये देख लें। तो जो विटामिन होते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिक क्रम में यहाँ पे जमा के ना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहाँ पे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देखो, पहला यहाँ पे ए है, फिर बी है, सी है और डी है और उसके बाद ई है और ये के है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टोटल 6 टाइप के यहाँ पे विटामिन है, ठीक है, अल्फाबेटिक क्रम में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ये ए बी सी डी ई के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पर देखें, अब आगे क्या किया, अब आगे क्या है कि इसको समझने के लिए, इसके सरल तरीके से इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। कैसे के, यहाँ पे विलेयता के आधार पर, ठीक है, कौन पानी में घुलेगा कौन पानी में नहीं घुलेगा, इसके आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा मैंने
विलेयता के आधार पर विटामिन के प्रकार, तो विलेयता के आधार पर विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कितने हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला वे विटामिन जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, ठीक है, घुलनशील। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, जल में विलय लिख रहा हूँ, ठीक है, विलय, विलय, विलय का मतलब होता है जल में घुलने वाले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट वर्ड लिख लिया, ठीक, घुलनशील भी लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला क्या है? तो दूसरा वाला किस में घुलने वाले हैं? दूसरा वाला है वसा में घुलने वाले, वसा में घुलनशील, में घुलनशील। यहाँ थोड़ी जगह है तो इसलिए घुलनशील लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी मीनिंग एक ही है, घुलनशील, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स के हैं? तो टोटल 6 टाइप के हैं, ABCDE के, ठीक, ये है। और बाकी विलेयता के आधार पर विटामिन का टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में विलय मतलब जल में घुलने वाले विटामिन, और दूसरा वसा में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। तो इस तरीके से अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बी और सी जो BC विटामिन है 2, कौन कौन से? B और C, ये वाले विटामिन ये जल में घुलने वाले विटामिन हैं, मतलब जल में डालेंगे तो ये घुल जाएंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से यहाँ पे वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ पे वसा में घुलनशील, ठीक है, घुलनशील विटामिन, बाकी जितने भी बचे हुए यहाँ पे A, D, E, K, ठीक है, क्या है? A, D, E और एक K, ये जो विटामिन है 4, ये विटामिन वसा में घुलते हैं, पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि कौन सा पानी में घुलेंगे और कौन से विटामिन पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो ये है घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों के प्रकार, क्लियर हुआ था। अब यहाँ पर देखें आगे, तो यहाँ पर जो विटामिन है ये मेटाबॉलिज्मिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, मतलब रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक वर्ड होता है मेटाबॉलिज्म, इसमें विटामिन में वो क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, क्या करता है, ठीक। मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंपल ये है कि ये शरीर को एक प्रकार से क्या है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसको मेंटेन करता है, और जो भोजन शरीर में गया है उससे पोषक तत्वों को निकाल के शरीर को देने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। चीजों को पचाने का काम कौन करेगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की क्या है? क्रिया टाइप से है, ठीक है, प्रक्रिया है, शरीर में होने वाली प्रक्रिया है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये रासायनिक प्रक्रिया, यहाँ पे सिंपल एक वर्ड में लिख दे रहा हूं, रासायनिक क्रिया, केवल क्रिया लिख रहा हूं, ठीक है, प्रक्रिया नहीं लिख रहा हूं, क्रिया लिख रहा हूं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये केवल एक वर्ड में याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें, इसके आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसको लिख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी है मैंने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर केवल चीजें इतनी लिखी है, इसमें से कई एग्जाम्स में यहाँ पे डाटा जितना दिया है वो पूछा गया है, ठीक है। और जिन्होंने, जो थोड़े पुराने स्टूडेंट है उनको अच्छी तरीके से पता भी होगा, और नए स्टूडेंट है तो उनको ध्यान रखना है कि ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको लिख लें एक बार ध्यान से। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, और सबसे मोस्ट जो टेबल है, एक प्रकार की मैंने टेबल के रूप में कन्वर्ट किया है, उस फॉर्म में आपको बताऊंगा कि सारे जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम क्या है, और किस विटामिन से की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, और उसके स्रोत कौन कौन से, ठीक है। चलिए तो इसको सबसे पहले लिख ले ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम जो आगे की जितने भी विटामिन है उसको सबको कंप्लीट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हर किसी के A, B, C इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन B के यहाँ पर बहुत सारे क्या अलग अलग टाइप के विटामिन है, कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस चार्ट को ध्यान से, आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत की गई है ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में एकदम आसानी हो, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। बाकी ल्यूसेंट से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको याद कुछ भी रहने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पे सिस्टमेटिक आपको जमा दिया है, ठीक। चलिए तो देखें यहाँ पर सबसे पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे कॉलम में दिया है विटामिन, विटामिन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर रासायनिक नाम लिखे हैं कि इस यहाँ पे जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम कौन कौन से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये फैक्टर है, ठीक है। अधिकतर रासायनिक नाम काफी पूछते हैं, और यहाँ पे रोग भी बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इसकी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी इसके जो स्रोत है वो कौन कौन से है, कि क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें क्या है, कॉमन है इनमें सब में, इसलिए यहाँ पे सबको नहीं लिखा मैंने, बाकी सेम टू सेम लगभग वही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर स्टार्ट करें, विटामिन ए के बारे में बात करें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो लगभग सभी को पता होता है जिन्होंने पहले पढ़ा है, ठीक है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, ठीक है। और इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे ये बोलते हैं एक्सेरोफाइटोल। या तो आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल या फिर एक्सेरोफाइटोल। उसके बाद इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लें यहाँ पर रतौंधी रोग होता है, जो सभी को पता होता है। लेकिन जो नहीं पता होता है उसको आपको पता करना है, उसको आपको याद रखना है। कौन सा है, वो है जीरोप्थेल्मिया। अब एग्जाम में यदि देंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आपको अधिकतर ध्यान रखना है कि जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से ही होता है, ठीक है। रतौंधी बहुत आसान है, इसलिए यहाँ पे इसको देने की संभावना बहुत कम है, ठीक, ध्यान रखें। अब इसके बाद में इसके स्रोत क्या है, यदि ये रोग हुआ किसी को, विटामिन ए की कमी किसी को हो गई, तो अब यहाँ पर क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, जिससे ये जो विटामिन ए की कमी है ये पूरी हो जाए और ये रोग समाप्त हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे चीजें डॉक्टर हमें बताते हैं कि डॉक्टर के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है कि आपको ये खाना, वो खाना, उसमें क्या क्या खाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अंडा, मछली और गाजर, हरी सब्जियां, दूध, पपीता, ये सब कुछ क्या आता है, ये इसी में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ये चीजें यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे अंडा दिया है, दूध दिया है, बाकी गाजर वगैरह दिया है। ये चीजें जितने भी विटामिन है यहाँ पर सब में कॉमन है, सभी में आएगी ये वाली, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि ये है ना, जितने भी विटामिन यहाँ पे दिए हैं सभी में ये सारी चीजें आने वाली ही, खाने में ये खाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आगे, तो विटामिन बी की बात कर लें। अब बी क्या है, विटामिन जो बी है पूरा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि ये एक पूरा ग्रुप है बहुत सारे विटामिनों का, ठीक है। इसलिए कभी भी सर्दी जुकाम वगैरह कुछ भी होता है तो आपको जो सिरप दिया जाता है उसके ऊपर लिखा होता है बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी के सारे क्या होते हैं, विटामिन उपलब्ध होते हैं, सारे कंटेंट उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन B1 है। अब B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक है, लगभग सबको पता होता है थायमिन। अब B1 रासायनिक नाम थायमिन। उसके बाद इससे कौन सा रोग होता है B1 से, तो बेरी रोग होता है और वृद्धि, शरीर की वृद्धि इससे रुक जाती है जब विटामिन B1 की कमी हो जाए शरीर में तब, ठीक है। लकवा जैसी बीमारी भी विटामिन B1 की वजह से होता है। लकवा और बेरी रोग लगभग क्या है, सेम है, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम में भी देखते जाना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे फिर देखें आगे, और अब इसके स्रोत क्या है। यदि ये बीमारी हुई, विटामिन B1 की कमी हो गई, तो फिर हम क्या करें, फिर क्या खाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है अनाज है, ठीक है, जितने भी प्रकार के अनाज है वो तो खाते ही हैं। उसके बाद फलीदार सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल करना है। और फिर यहाँ पे सोयाबीन मतलब क्या है, सोयाबीन का तेल हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट बना हो सकता है, या फिर सोयाबीन की वड़ी हो सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पे चीज़ों को इस्तेमाल करना है। उसके बाद में दूध, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर ये अंडा, मछली वगैरह भी इसमें आती है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, क्योंकि ये सारे सब कुछ कॉमन है, इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा और सब में आएगी, ठीक है। अब आगे, अब बात करें हम विटामिन B2 की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BR मतलब विटामिन B2 का क्या है, R मतलब क्या है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन। तो यहाँ पे ये R से याद रखना, B2R। और यहाँ पे B1TH मतलब क्या है, थायमिन, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है। तो B2R का मतलब क्या है, B1, ये B2 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, B2 की कमी से, तो यहाँ पे किलोसिस रोग। नॉर्मली यहाँ पर B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से होने वाला जो रोग होता है, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा, बाकी ल्यूसेंट में मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोसिस रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है, B2 की कमी से होता है। क्लियर इतना। अब इसके बाद में इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो यहाँ पर है पनीर, अंडे, यीस्ट आदि, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब इसके बाद फिर देखें B3। अब B3 में यहाँ पे B3N कर लो, B3N मतलब B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या है, नियासिन, इसलिए यहाँ पे B3N। तो नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो लगभग आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन इसको याद नहीं करते हैं, इसको भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि रासायनिक B3 का रासायनिक नाम आपको ये वाला ना देकर निकोटिनिक अम्ल दे दे, ठीक है। और ये आपने पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं रखा आपने, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और ये सवाल जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको पता है उसको तो पता रखना है, लेकिन जो नहीं पता है उसको कोशिश करना है कि उसको याद रखें, ठीक। अब इसके बाद
B3 की वजह से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है। लगभग ये आसान है, ठीक है, याद रखना बड़ी आसान है इसको कि B3 की कमी की वजह से कौन सा पेलाग्रा रोग होता है। ठीक, अब बात करें यहाँ पर खान पीन की कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसमें ये सारी चीजें जो लिखी है ऊपर सब लगभग वही है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी नहीं मैंने। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो विटामिन B5 मतलब होता है पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे P लिख देते हैं, B5 मतलब B5P, ऐसे याद रखना है। तो B5 विटामिन है, विटामिन। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, P से पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक, अब इससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, चर्म रोग है, मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है। और यदि मान लो से कि विटामिन B5 की कमी हुई तो फिर यहाँ पे जो वृद्धि है वो वृद्धि रुक जाती है या कमी हो जाती है वृद्धि में। ठीक, और इसमें क्या क्या पोषक तत्व है वो है अंडे, दूध, मांस और मूंगफली। ठीक, अब इसके बाद B6 की बात कर लें। B6 विटामिन B6 के आगे भी यहाँ पर PA लिख दो, पायराडॉक्सिन। क्या नाम है इसका, B6 मतलब पायराडॉक्सिन। ठीक, ये रासायनिक नाम है। और इससे क्या होता है, B6, B7 और B9, उसके बाद B12, इन सब से रक्त की कमी होती है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कहां से, B6 से B7, B9 और B12, इन सभी की यदि कमी होती है शरीर में तो रक्त की कमी आ जाती है। ठीक है, रक्त अल्पता आ जाता है या रक्त क्षीणता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे B6 पायराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और इससे होने वाला जो नुकसान है, रोग है, वो है रक्त क्षीणता या फिर चर्म रोग। ठीक है, अब B7 की हम बात कर लें तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है, B7 बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इससे भी क्या होता है, चर्म रोग इससे होता है और बाल झड़ना भी इससे होता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाकी रक्तक्षीणता की यहाँ पे कमी उतनी ज्यादा, मतलब रक्तक्षीणता पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फिर B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड, जो आमतौर पर याद रखते ही हैं नॉर्मली। ठीक है, तो B9 की जगह क्या है, फोलिक एसिड, FO, फोलिक एसिड। ठीक है, ये है। तो B9 फोलिक एसिड रासायनिक नाम हो गया। और उसके बाद इसकी कमी से क्या होगा, तो रक्त क्षीणता हो जाएगा, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, जैसे एनीमिया टाइप की बीमारी होती है बच्चों में अधिकतर, तो ये इनकी कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये B1 मान लो कि यहाँ पे B6 है, B9 है, इनकी कमी हुई तो एनीमिया जैसी बीमारी होना है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें B12 जिसका रासायनिक नाम बड़ा सा यहाँ पर है, क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। क्योंकि इसमें साइनोकोबालामिन क्यों बोला, इसमें कोबालामिन मतलब यहाँ पे इसमें कोबाल्ट धातु होती है। एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, वो विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, विटामिन B12। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट क्या है, एक धातु है, ये धातु इसमें होती है। ठीक, अब यदि B12 की कमी हो गई किसी के शरीर में तो बड़ी भयानक तरीके से उसमें खून की कमी हो जाती है और बहुत घातक होता है। ठीक है, जानलेवा साबित हो सकता है ये कौन, B12 की कमी। ठीक, इसलिए यहां पर लिखा है घातक रक्त क्षीणता या फिर घातक रक्त अल्पता। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये होता है। और ये अधिकतर जो B12 की कमी है, B9 की है और इधर यहां पर ये है, ये सब कुछ अधिकतर या तो बच्चों में ज़्यादा होता है या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो उनमें ये अधिक देखने को मिलेगा आपको। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हुआ। बाकी खाने पीने वाली चीज़ें ये सारी सेम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। क्लियर है, चलो, तो इसको सबसे पहले आप लिख लें या फिर इसका ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बाद में लिख लेना है। अभी हमें कंप्लीट करना है विटामिन C, D, E और K। बहुत आसान है, शॉर्टकट में कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, बस यहाँ पर इसको लिख लें एक बार। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर इनको चारों को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 ये बाकी थे अपने। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिन में विटामिन C की बात करें तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। क्या है, विटामिन C मीन्स एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलेंगे। ठीक, अब इस विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप सभी को पता है लगभग स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग होता है यहाँ पर। स्कर्वी रोग का यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं कि इससे क्या क्या किस तरीके से शरीर को नुकसान होता है।
ठीक है। हर जो बीमारी है इस सभी का यहाँ पे आप डायग्राम इसके फोटो देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसकी यहाँ पे इस रोग को भगाने के लिए या फिर विटामिन सी की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें क्या चीज़ें खाना है, तो क्या खाना है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं उससे विटामिन सी हमें मिलेगा। कौन कौन सा, आंवला ले लो, नींबू ले लो, टमाटर ले लो, या फिर और भी दही वगैरह है। ठीक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनसे विटामिन सी हमें मिलता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब इसके बाद विटामिन डी की हम बात कर लें। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल यहाँ पे इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि कैल्सीफेरोल ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम, कहीं न कहीं ये कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारी जो अस्थियां होती है, बोन होती है, ये सारी सारी किससे बनी होती है, इसमें किसकी मात्रा होती है, तो कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की इनकी मात्रा होती है। और ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन डी से मिलेगा। विटामिन डी जिसका नाम कैल्सीफेरोल रखा है। अब ये अधिकतर कहाँ से हमें मिलता है, या तो कोई न कोई चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे ये चीज़ें मिलती है। और दूसरा यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से हमारे अंदर होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो विटामिन डी की वजह से, इसकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं इसको देख लें। तो रिकेट्स रोग होता है, कौन सा, रिकेट्स रोग। ठीक, और दूसरा यहाँ पर होता है ओस्टियोमलेशिया, नाम बड़ा सा है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों को। यहाँ पे विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाले रोग है कौन से, एक रिकेट्स है और दूसरा है ओस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स रोग है इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सूखा रोग, सूखा रोग। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे इसके नाम याद रखना है। और बाकी इसको क्या क्या, इसकी कमी के लिए, कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना है, तो मक्खन वगैरह है, मछली का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी अंडा, सूर्य का प्रकाश, ये सब कुछ आवश्यक होता है। ठीक है, ये आवश्यक तत्व है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि अगला वाला जो है विटामिन ई, इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। प्रजनन विटामिन भी कहते हैं विटामिन। अब क्यों ऐसा कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि विटामिन ई की सबसे पहले तो ये देख ले कि इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल इसका नाम है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विलोन। ठीक है, विटामिन के का क्या है, फिलोक्विलोन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल। और यहाँ पर इसकी कमी यदि हुई किसी के शरीर में तो फिर वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी की वजह से क्या, यहाँ पर उस व्यक्ति में बांझपन हो सकता है या वो नपुंसक बन सकता है। ठीक है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो सकता है, बांझपन आ सकता है या फिर वो नपुंसक हो सकता है। ठीक है, बात एक ही हो। अब उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाना है, क्या पीना है। तो यहाँ पर है तेलीय चीज़ें जितनी भी है उसका इस्तेमाल करें। और बाकी जो भी इसी की गेहूँ इस्तेमाल करते ही, रोटी वगैरह खाते हैं। और बाकी यहाँ पे अंडा जो सब में कॉमन, हर विटामिन में कॉमन है ये। ठीक है, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन वगैरह, सोयाबीन से बनी समस्त प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करें तो उससे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लास्ट देखें, लास्ट क्या है, विटामिन के, फिलोक्विलोन इसका नाम है, रासायनिक नाम है। और यहाँ पर इससे क्या क्या होता है, इसकी कमी यदि किसी के शरीर में हो गई तो उसको यदि मान लो कहीं पर चोट लगी, कहीं पर गिर गया, कहीं पर घाव हुआ, तो उसका जो रक्त निकलना बंद नहीं होगा, उसके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, किसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखना है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों, क्योंकि फाइब्रोनोजिन का जो निर्माण होता है लिवर में, ठीक है, लिवर निर्माण करता है किसका, फाइब्रोनोजिन का। उस फाइब्रोनोजिन का निर्माण नहीं हो पाता है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से। और फाइब्रोनोजिन ही एक ऐसा तत्व है जो ब्लड को मान लो से यहाँ से निकल रहा है तो वहां पे थक्का जमाने का काम करेगा, जालीनुमा संरचना बना देगा और रक्त को बहने से रोक देगा। लेकिन विटामिन के यहाँ पर है ही नहीं तो फाइब्रोनोजिन बना नहीं, बराबर बना नहीं तो फिर यहाँ पे फाइब्रोनोजिन आएगा नहीं और रक्त मान लो एक बार चोट लगी तो रक्त बहता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ से ये जो विटामिन के है इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो हरी सब्जियां जितनी भी है सब ये, और बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऊपर है ये सारी कॉमन है इसमें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी विटामिन थे ये पूरे कंप्लीट हुए। और दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो सेशन है
इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नई भी मिली होगी और बहुत आसान तरीके से थोड़ा सा चार्ट बना के आपको बताने की कोशिश की। बाकी आपको बताना है जो वीडियो है कैसा लगा आपको, कैसा या कुछ कमी है या फिर और कुछ सुधारा जा सकता है। बाकी ये एडवाइस भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ताकि अगला वाला जो नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें उसको हम ऐड करें और जो भी मिस्टेक मान लो कोई होती है कि कोई सुधार कर सकते हैं या फिर कोई और तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो वो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और बाकी आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस चैनल को लाइक कर लेना इस वीडियो को, और बाकी जितना ज़्यादा हो सके इसको क्या करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि 1K प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और 4000 घंटा वॉच टाइम हो चुका है। इसलिए अब यहाँ पर इसी के उपलक्ष्य में आपको अलग अलग चीज़ें और एक से एक वैरायटी के जो टेस्ट वगैरह होंगे वो आगे चल के मिलने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना है, ठीक है। तो चलें मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।